संग्राम में भूमिका और उसका महत्व क्या है, इस विषय पर एक रोचक वार्ता होगी। मेरे को ऐसा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, क्योंकि अपने आप में एक भारत की हिस्ट्री है जो हम सब लोग जानेंगे। और सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स सर इसमें जुड़े हुए हैं, मेरे महाविद्यालय के भी प्राध्यापक गण इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ सर। और जैसा कि डॉक्टर लखेड़ा ने आपके बारे में बहुत अधिक आपके व्यक्तित्व और आपके लेखन कार्य और आपके एकेडमिक वर्क के बारे में बताया, और मेरे को भी जब मैंने उसको पढ़ा, सर ने मेरे को पूरा भेजा था, तो मेरे को आपके व्यक्तित्व को पढ़कर, आपके बारे में जानकर मुझे भी बहुत एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छा लगा। और मेरे को लगा कि ऐसे व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर हम लोग धन्य हैं सर। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और आपकी एक बुक जो है, बुक ऑन ट्रांजिशन ऑफ इराक, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप काफी आपका अच्छा कार्य है और आप उससे जुड़े हुए हैं, ये और भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है सर। आप एक प्रेरणा लिटरेरी मैगजीन के, अपने कॉलेज मैगजीन के भी एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं, ये जानकर और भी बड़ी खुशी हुई सर। और जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नाम से ही लग रहा है कि मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, इसके नाम से आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ा होगा कि हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, हम अवज्ञा करेंगे, हम नहीं मानेंगे, डिसओबीडियंस करेंगे, वो भी विनय पूर्वक करेंगे, किसी भी प्रकार का उसमें कोई हिंसा नहीं करेंगे, कुछ ऐसा इससे मालूम होता है। और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, क्यों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने अपनाया, और भारत की जनता को, जिसमें किसान, व्यापारी और आम जनता जुड़ी हुई थी, उनके जख्मों पर उन्होंने इस आंदोलन के जरिए किस प्रकार से उनको एकजुट पुनः किया था, क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री है भारत की के स्वतंत्रता संग्राम की। तो उन्होंने एक बार सब बिखर जाने के बाद उन्होंने इस आंदोलन के जरिए किस प्रकार से समस्त जनता को जोड़ा था, आज हम आपसे सुनेंगे। और किस प्रकार से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने दांडी मार्च को, नमक सत्याग्रह को और कानून तोड़ो आंदोलन इत्यादि को किस प्रकार से जन्म दिया, और फिर उसने ही भारत की आजादी तक उसको अंजाम तक पहुंचाया। ये सब चीजें हम आपसे सुनना चाहेंगे। और मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर लखेड़ा को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करूँ, उनकी टीम को और सब स्टूडेंट्स को। हम बाद में फिर एक आप मेरे को मौका देंगे, मैं आप, ताकि मैं पुनः आभार व्यक्त कर सकूँ। डॉक्टर लखेड़ा। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आप हमें अपना उद्बोधन देने की कृपा कीजिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको और आदरणीय प्राचार्य मैडम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमें अवसर प्रदान किया। पहली चीज तो यह है, और दूसरी बात कि जो भी तारीफ के शब्द आप कहे वो मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि मैं कितना उस तक हूँ इसको तो मैं बेहतर जानता हूँ। लेकिन अब सीवी देने की आपकी बात थी तो उसे मैंने दिया, और मैंने कोशिश की कि मैं वही लिखूं उसमें कि जो सच हो। और ठीक है, वो सब तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं तो कृतज्ञ हूँ आपके इस इंस्टीट्यूशन का जो इतने बेहतरीन कार्यक्रम कराया। मैं कईयों से डॉक्टर लखेड़ा साहब की वजह से मैं इसमें जुड़ा था और मैंने उसमें सुना भी। तो मैडम, जो आप इस महाविद्यालय की लीडर हैं, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की, तो आपकी लीडरशिप को मैं सल्यूट करना चाहूंगा। और साथ में जो आपके सहयोगी हैं, जिसमें मैं आदरणीय प्रकाश जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो आपके जो लेफ्टिनेंट्स हैं, जब वो इतने विनत भाव से, इतने मृदु हैं, इतने जिनका हृदय ही काव्य हृदय है, तो ऐसे मतलब व्यक्तित्व जो आपके पास है, वो समझिए कि एक प्रकार से ट्रेजर ट्रॉव है। और हमें उम्मीद है कि इस तरह की शक्ति के बल पर आप महाविद्यालय में एक युगांतकारी परिवर्तन ला सकते हैं। और उस जगह पर स्थित यह महाविद्यालय, हम समझते हैं कि मैदानी महाविद्यालयों के लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। और हम तो सीखना चाहेंगे बहुत कुछ आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि समय का उपयोग जो है आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ मैं जो लोग जुड़े हैं उन्हें मैं निराश न करूं, मेरी ईश्वर से और खासकर वीणा पाणी से यही प्रार्थना है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम सरकार ने आरंभ किया है, वह इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि जो उनका इरादा है कि जो हमारी
स्वतंत्रता आंदोलन में जो एक संघर्ष हुआ, इसे हम निराला शब्दों में कहें तो ये रह गया ज्योति के पत्र पर लिखा अमर राम रावण का अपराधी समर। जो ज्योति के पत्र पर लिखा हुआ हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें जो किरणें थी छोटी छोटी, जिन किरणों ने मिलकर के उसे एक ज्योति का स्वरूप प्रदान किया, शायद उन पर चर्चा उतनी नहीं हो पाई, शायद बहुत सारी चीजें वे अछूती छूट गई। इस कारण से भी जो वर्तमान सरकार ने अमृत महोत्सव के नाम से उन उपेक्षित, यद्यपि उपेक्षित इसलिए क्योंकि हमारी जानकारी नहीं, तो यह चुनौती तो इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि सिर्फ हम यह कह करके काम नहीं चला सकते कि इस बिंदु पर चर्चा कम हुई, बल्कि यह एक एकेडमिशियंस का काम है, इतिहासकारों का काम है कि उन चर्चाओं को तथ्यात्मक तरीके से, तथ्यों से रागात्मक संबंध स्थापित करके उनको हमारे सामने लाएं। दूसरी चीज हमने देखा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने जब प्रगति करनी शुरू की तो उनके यहाँ एक प्रकार से रेनेसा शुरू, और रेनेसे का कोई जरूरी नहीं कि उसे हम इटालियन रेनेसा से ही जोड़कर देखें। रेनेसा का मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम अपने गौरवशाली अतीत के जीवंत तत्वों की तरफ बढ़े, जहां से उन्हें ला करके हम अपने वर्तमान को बनाने में काम करें, ये तत्व जो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो, आवश्यक हो, इसी को ध्यान में रखकर के शायद यह अमृत महोत्सव शुरू हो गया। साथ में मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपके राज्य के बगल में ही चीन है, तो चीन से भी हमें कुछ सीखना होगा। यदि हमारा शत्रु है, शत्रु से भी कुछ सीखना पड़ता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, आप जानती ही होंगी कि लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, इसलिए चीन से भी सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चीन ने एक अलग काम किया, रेनेसा से अलग। रेनेसा में जब जाते हैं तो उन ज्योतिर्मान तत्वों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे वर्तमान में काम आ सकता है। चीन ने इसके उलट प्रक्रिया अपनाई, और चीन ने क्या किया कि सन 2000 के बाद से अगले 3 से 4 वर्षों तक एक बहुत विशाल मंथन किया, और उस मंथन में देश भर के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो काम मैडम आप कर रही लोगों को जोड़ करके, उन इंटेलेक्चुअल्स को जुटा करके उन्हें ये कहा कि आप चीन के इतिहास के उन पक्षों को सामने लाइए जो हमारे ह्यूमिलिएशन के लिए जिम्मेदार है, ताकि हम जान सकें कि हमारे जो, और हमारी पीढ़ियां जान सके इस चीज को कि वो लोग जो हमें इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किए, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, आखिर हम दब कैसे गए, और वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतना है, जिनके माध्यम से हमें भविष्य में इस तरह के बुरे दिन देखने न पड़े। भारत को भी अपने इतिहास के उन पक्षों पर जरूर विचार करना चाहिए जो कहीं हमारे पराभव के कारण बने, कहीं हमारी दास्ता के कारण बने, कि भविष्य में हमारी पीढ़ियों को वो देखना न पड़े। अब हम लोग चलते हैं आगे, इस बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सविनय अवज्ञा में एक सविनय भी है और एक अवज्ञा भी है, बस यही से हम लोग शुरू करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि 1920 से जुड़ी हो, लेकिन पहले सविनय अवज्ञा पर चर्चा कर लिया जाए। जब कभी भी हम सविनय अवज्ञा की बात करते हैं तो इसकी तुलना अक्सर जब हम करते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट से, जिसको हम बोलते हैं पैसिव रेसिस्टेंस, और फिर भारत में हम बुद्ध की अहिंसा हमारे सामने आ जाती है एक तरफ, जैनियों की अहिंसा हमारे सामने एक तरफ आ जाती है, और दूसरी तरफ एक विरुद्धों का सामंजस्य, जिसको कह लीजिए कि एक तरफ सविनयता है और दूसरी तरफ अवज्ञा है। गांधी ने इस चीज को हमारे सामने लाने की कोशिश की कि पहली चीज कि यह सविनय इसलिए है, जैसा मैडम ने कहा, मैं उन्हीं की बात उधार लेके कहना चाहूंगा कि यह सविनय इसलिए है क्योंकि हम किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करने जा रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो सद है, सत्याग्रह है, सत्य को प्राप्त हमें करना है। इस कारण से हमें किसी हिंसा की जरूरत नहीं है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमें अपने अपोनेंट से अपने को कमजोर नहीं समझना है। जो पैसिव रेसिस्टेंस से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे सिविल डिसोबीडियंस का या हमारे सत्याग्रह का, वो ये है कि यहाँ का जो सत्याग्रही है, जो कि आश्रमों में गांधी तैयार करेंगे, आगे चर्चा में देखा जाएगा, वह सत्याग्रही इतने आत्मविश्वास और निर्भयता की भावना से भरा हुआ है कि वह अपने अपोनेंट, जो ब्रिटिश राज जिसका सूरज नहीं डूबता, वह ब्रिटिश राज को भी अपने से कमजोर मानता है। वो ये मानता है कि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि हम अकेले ही, गांधी बहुत फैंसी में आकर के एक बात कहते हैं कि हम भारत के गांव को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि कल के वह साम्राज्य से मुकाबला कर सके, जो हमारा वीरन रिपब्लिक है। ठीक उसी तरह जो इंडिविजुअल सत्याग्रही है, वह आत्मविश्वास और फियरलेसनेस से इस तरह जुड़ेगा कि वह ब्रिटिश राज से भयग्रस्त नहीं होगा। पैसिव रेसिस्टेंस में हमेशा अपने अपोनेंट को मजबूत समझा जाता है। दूसरा, जैसा कि पैसिव शब्द में ही है कि आपको निष्क्रिय रह करके विरोध करना है, और सिविल डिसोबीडियंस चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिन सबका जो सेतु है वह है सत्याग्रह। तो जो सत्याग्रह है वास्तव में वह एक बहुत बड़ी एक्टिविटी और डायनेमिज्म का नाम, जहां पर आपको अपने को समस्या के केंद्र में, you have to throw yourself in the midst of problem in order to take away
से उनको हम रिजॉल्व कर सकें। यू डोंट हैव टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, रादर यू हैव टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। गांधी का जो सत्याग्रह है वह तनाव के मैनेजमेंट या बुराइयों को नीचे दबाने का नहीं, बल्कि उसका समाधान प्राप्त करने का है। तो यह अवज्ञा इसलिए है। अब अवज्ञा किस लिए है? पहला इसलिए क्योंकि गांधी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं न केवल भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं, जो नियम और कानून हमारे लिए बनाए हैं, उनके पास वो लेजिटिमेसी है ही नहीं कि वो हमारे पर शासन करें। इसलिए ये जो नियम और कानून है वो तत्वतः और पूर्णतः गलत है, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स को यह कोई राइट नहीं है कि भारतीयों के लिए नियम और कानून बनाए। इसलिए ऐसे नियम और कानून बेसिकली फ्रॉम द वेरी रूट, फ्रॉम द वेरी आउटसेट इलीगल है। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू अपोज देम, टू डिसोबे देम। अब एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है 1922 का, जब गांधी जी पर अभियोग चल रहा है देशद्रोह का। तो जज उनसे कहता है कि भाई गांधी, तुम्हारे ऊपर वही धाराएं लगाई जा रही हैं जो लोकमान्य तिलक पर लगाई गई थी, तुम्हारा इसमें क्या कहना है? तो गांधी कहते हैं कि भाई देखिए, हमें तो बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मुझ जैसे अदने सिपाही का की तुलना जो है उतने बड़े विराट व्यक्तित्व तिलक से किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज विनम्र भाव से कहना चाहूंगा कि जब तिलक से पूछा गया कि आपने नियम कानून क्यों तोड़ा, तो तिलक ने कहा मैंने नियम कानून नहीं तोड़े। मतलब ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, अगर ला की भाषा में अगर हम कहें तो। गांधी ऑन दी अदर है कहते हैं कि मैंने इन कानूनों को तोड़ा वे बैक इन 1922, मैंने जानबूझ करके इन कानूनों को तोड़ा है और आई एम नॉट प्लीडिंग गिल्टी। आई एम गिल्टी, लेकिन आपकी नजर में गिल्टी हूं, लेकिन आई एम नॉट गिल्टी इन माई नजर, क्योंकि आपको यह अधिकार कोई नहीं है कि आप हमारे देश पर कानून बनाए। गांधी ने कानूनों की दृष्टि जो थी भारतीयों के सामने पूरी तरह स्पष्ट रख दिया कि ये कानून जिनका भय तुमको दिखाया जा रहा है, इनको बनाने वाले ही अवैध है, इसलिए इनका विरोध तुम्हारा राष्ट्र धर्म है। जिस तरह गीता में योगेश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भोग्य राज्यम समिद्रम मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो यह जब युद्ध करने की प्रेरणा भगवान दे रहा, तो कई बार लोग बड़ा विस्मय में पड़ जाते हैं कि वो ईश्वर कौन जो युद्ध करने की बात कर। तो हाँ, युद्ध एक धर्म है, क्योंकि अधर्मी के खिलाफ युद्ध न करना दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है। गांधी को आप सभी जानते हैं, बहुत विनम्र भाव से कहूंगा कि गांधी को गीता बहुत प्रिय, रामचरितमानस बहुत प्रिय, भारतीय संस्कृति में ओतप्रोत होकर निकले हैं। इसलिए जो वो बातें कहते हैं उनमें कहीं न कहीं उपनिषद है, कहीं वेद है, कहीं महाभारत है, और उन चीजों का अवगाहन अगर आज की पीढ़ी हमारी करने लगती तो समझ पाती कि इन महापुरुषों का, जिन्होंने की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, उनकी दृष्टि कितनी थी और उनका अध्ययन, उनका निरीक्षण, उनका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग था। अब हम अगर आते हैं तो गांधी जी ने पहली चीज तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलना चाहूंगा कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो अगर हम इन दोनों परिस्थितियों को देखें, 1929, 1930, 10 साल पीछे आ जाए अगर हम, तो 1919 और 1920 भारत के लोग कह रहे हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने वाला है। भारतीयों से आपने 3 साल पहले 1917 में वादा किया था कि हम हर एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वी विल इंक्रीजिंगली एसोसिएट इंडियंस। आपका वादा कहां गया? 1919 में आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के माध्यम से भी हमें प्रॉमिस किया, लेकिन आप तो हमें कहीं जोड़ ही नहीं रहे। और हमें आप बदले में क्या दे रहे हैं? रॉलेट एक्ट दे रहे हैं। बदले में हमें क्या दे रहे हैं? जलियांवाला बाग दे रहे हैं। 1919 में घटी ये घटनाएं 1920 का कारण बनी। तो क्या 1930 में भी कुछ ऐसा हुआ? हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1922 के बाद से जब गांधी गिरफ्तार होते हैं, 2-2.5 साल तक जेल में रहते हैं, उसके बाद से फिर नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में विवाद चलता है। बहुत अलग नहीं हटना चाहते, मैं अपने को 1930 पे ही कंसंट्रेट रखना चाहता हूं, इसलिए मैं फिर उधर ही बढ़ रहा हूं। तो गांधी ने क्या किया कि उस अवधि को, यानी 1924 के बाद की अवधि को एक कंस्ट्रक्टिव वर्क के रूप में, और वो कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या था कि जो हमारे भारत के लोग जिनके बल पर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन लड़ना था, क्योंकि स्वतंत्रता किसी को गिफ्ट में नहीं दी जा सकती। यह एक अवस्था है सत्याग्रह की तरह, जहां आपको स्वयं पहुंचना है। आपके लिए स्वतंत्रता, आपके लिए लोकतंत्र, आपके लिए सफलता, कोई जैसे कि आजकल सक्सेस गुरु का चल रहा है मामला, कि जहां गुरु जी लोग अपने विद्यार्थियों को सक्सेस का मंत्र दे रहे हैं। नोबडी ऑन द अर्थ कैन गिव यू द सक्सेस मंत्र, क्योंकि आपको सक्सेस के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, लेकिन प्राप्ति तो आपको ही करनी होगी। और गांधी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में स्वतंत्रताएं छीन के जब दी जाती हैं तो वैसे ही गायब हो जाती है, जैसे 1789 में क्रांति हुई फ्रांस में, और 10 साल के भीतर वहां रिवर्ट हो गया और नेपोलियन पहुंच गया। कुछ दिन बाद वहां पर बारबंस लौट आए, उसके पहले 25 चले आए, और पूरी की पूरी क्रांति
जब हिंसा के माध्यम से किसी ने लिया और किसी को दे दिया, तो ये गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये कैपेबिलिटी हैज टू बी एक्वायर्ड। गांधी ने अगले वर्षों में अपने सत्याग्रहियों को ट्रेन करने के लिए साबरमती आश्रम में बाकायदा प्रोग्राम चलाया। और वो सत्याग्रही आखिर है क्या? तो सत्याग्रही वही है जिनको पहली क्वालिटी ऑफ सत्याग्रही गांधी कहते हैं कि वो लोग जो कि भयग्रस्त हों, उनके लिए इसके दरवाजे बंद हैं। जिस तरह प्लेटो कहता है कि भैया जिनको गणित नहीं आती है मेरी एकेडमी की तरफ मत आना, ठीक गांधी भी कहते हैं कि जो कायर है, डरपोक है, उसके लिए हमारे इस आश्रम में कोई जगह नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति आ सकता है जिसने भय पर विजय प्राप्त किया। न किया कोई बात नहीं, करने की इच्छा रखता है, आप आइए हम आपको करवाते हैं, अभ्यास से ही तो प्राप्त करेंगे ना। तो हम गांधी का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि हम भारतीयों के अंदर से वो भय जो माई बाप सरकार का था, इस गवर्नमेंट को जिसको हमने इतना लेजिटिमेट मान रखा था, और वह गवर्नमेंट हमें नियमित ह्यूमिलिएट कर रही है। क्या कहती है? व्हाइट मैन्स बर्डन, कि तुम तो हमारे पर हमारे सरदर्द हो, तुम्हारे पे हमें शासन थोड़े करना है, हम तो तुम पे एहसान कर रहे हैं, मानो हमारा एहसान कि हम तुम पे शासन कर रहे हैं। गांधी ने कहा ये एहसान नहीं कर रहे, ये तो हमें लूट रहे। हमारे पूर्वजों ने दादा भाई नौरोजी से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले सबने यह बताया कि हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग, हाउ दे आर लूटिंग, व्हाट अ काइंड ऑफ प्लंडर इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, येट वी आर कॉम्प्लिसेंट। We are so innocent that we are also cooperating in our exploitation, in our plight. We are responsible for that. तो हमको जो स्वयं अपने हाथ दिए हैं, जिस दिन गांधी कहते हैं कि वास्तव में ये कुछ चंद हजार अंग्रेजों ने भारतीयों को कब्जा नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, ये भारतीयों ने भारतीयों को गुलाम बनाया। दूसरा, गांधी का सबसे बड़ा काम जो जन जागरण के अलावा होता है, गांधी दो सत्य ढूंढ रहे हैं। पहला भारत का सत्य, दूसरा भारत के लिए सत्य। भारत का सत्य ढूंढने की प्रेरणा उनको गोखले से प्राप्त होती है। जब गोखले कहते हैं कि भारत को जानना चाहते हो तो घूमो टहलो देखो, गांधी जब पूरे भारत की यात्रा करते हैं तो भारत के सच को जान पाते हैं कि यहाँ गरीबी है, यहाँ इनोसेंस है, लेकिन यहाँ एक अदम्य आशा है, एक बलवती आशा है जो हर एक हृदय में जल रही है। बस उसको जलाने के लिए एक व्यक्ति की तलाश में एक नेता खोज रहे हैं ये, कि इनके इस ऊर्जा को चैनलाइज करके भारत को कैसे स्वतंत्र किया जा सके। दूसरा, भारत के लिए क्या सत्य होगा? तो गांधी ने लगातार इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से गांधी जान पाए कि भारत के लिए सत्य जो है वो अहिंसा नाम के साधन से जाता है, और वह सत्य तक पहुंचता है, फिर वह अपरिग्रह पर आकर के रुकता है। तो ये सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के जो ये तीन ज्वलंत बिंदुओं हमारे सामने गांधी रखते हैं, ये भारत के लिए सत्य की वो एक खोज थी जो गांधी अपने दृष्टिकोण से करने की कोशिश करते हैं। और इन 10 वर्षों में जो 20 से 30 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में जो आता है मामला, गांधी लगातार उन सत्याग्रहियों की एक फौज तैयार कर रहे हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए पवित्र मार्ग पर चल, क्योंकि गांधी ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि गांधी कोई हिंसा के बहुत विरोधी है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा, गांधी जानते हैं कि हिंसा की एक लिमिटेशन है। इसीलिए बार बार गांधी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस जो है, जो वार है, दैट इज बेटर देन एनार्किकल वायलेंस। और वो अच्छी तरह जानते थे कि यदि तत्काल रूप से भारत में लोगों को हमने आह्वान किया कि आइए सरकार के खिलाफ हम लोग हिंसात्मक आंदोलन करें, तो वह अनार्किकल सिचुएशन उत्पन्न होगी, वैसे ही जैसे कि चौरी चौरा में हुआ था। तो ऐसे में वो सत्याग्रह के लिए एक बड़ी फौज तैयार करने के लिए गांधी और कंस्ट्रक्टिव वर्क लगातार गांधी करते चले जा रहे हैं। अब हम लोग इस बिंदु से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक और, जैसे 1917 हुआ था, इसलिए मैं कल जब इस पर विचार करना शुरू किया तो मुझे लगा कि तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि उनसे और इनसे मिलता ही 10 साल बीता, लेकिन एक बहुत गजब का कनेक्शन दोनों के बीच। 1917 में घटना ये घटित होती है कि वहां से एक प्रॉमिस किया जाता है इंग्लैंड से उनके राजा के द्वारा कि हम भारतीयों को शासन में जोड़ेंगे, और 1927 आते आते भी हम ये देखते हैं कि किस तरह मद्रास कांग्रेस से भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने की बात कही जा रही है, और एक स्नैप रिसोल्यूशन नेहरू लेकर के आते हैं मद्रास कांग्रेस में, और मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष है हसन इमाम, और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित होता है कि भारत को तुरंत आजाद कराया जाना चाहिए। ये एक सूचना थी जो बिजली की तरह से अंग्रेजों तक पहुंची कि इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है। फिर इन्होंने लगातार भारत को भ्रम में डालने के लिए मारीच सिंड्रोम हमारे सामने लेकर के आते हैं। जिस तरह से रावण भ्रम में डालने के लिए मारीच को भेजता है, ठीक उसी तरह बिरकिन हेड को लगाया जाता है जो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल, और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि भाई भारतीयों में स्वतंत्रता ये लोग मांग रहे हैं, इनके अंदर तो दम ही नहीं है कि अपना संविधान बना सके। जो अपने लिए नियम और कानून बना नहीं सकता वो लोग भारत के
आजादी मांग रहे, आजादी चला पाएंगे इन लोग में कोई क्षमता? तो भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त और पार्टी जो थी, सबने मिलकर कहा कि भाई ये तो हमारी पूरी की पूरी आत्मसम्मान पर एक क्वेश्चन मार्क है, और इसलिए एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। सभी लोग सहमत हुए, यहाँ पे मुस्लिम लीग भी सहमत हुई। मुस्लिम लीग जो ही सहमत हो गई, अंग्रेजों को बड़ा लगा, भाई देखो 20 साल से हम जो काम करते चले आ रहे हैं डिवाइड एंड रूल का, हमने मुस्लिम लीग भी बना लिया और फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जिन्ना पे काम करना शुरू किया। 1928 में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, आल पार्टी कमेटी, जिसको हम नेहरू कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसने चैलेंज बिरकिन हिट का लिया कि तुम अगर कहते हो कि हम संविधान बना, हम बना के तुमको दिखाते हैं। उसने तुरंत संविधान बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने वहां पर भी डिवाइड एंड रूल का काम करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया, और जिन्ना जी ने काउंटर उसके तुरंत ही अपना एक प्रोग्राम लेकर चले आए कि नहीं भाई हम इसको मानेंगे नहीं, और 14 पॉइंट्स उन्होंने तुरंत सामने रख दिया। जरा आप एक चीज और भी देखिए, गांधी जब कभी भी चिट्ठी लिखते हैं तो 11 पॉइंट यूज करते हैं, जिन्ना जब कभी भी चिट्ठी लिखता है 14 पॉइंट यूज करता है। जिन्ना किस तरह नकल करता है विल्सन का, जरा आप उसे करिए कि विल्सन ने 14 पॉइंट दिया था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के पहले। जिन्ना के पास अपनी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, लेकिन गांधी के पास बहुत कुछ ओरिजिनलिटी है जो इस जमीन से जुड़े हुए हैं गांधी। और इसीलिए गांधी सो कॉन्फिडेंट कि कहते हैं कि दुनिया की सारी संस्कृतियों की, सभ्यताओं की हवाएं हमारे दरवाजे से चलने दीजिए, क्योंकि गांधी इतने कॉन्फिडेंट है कि हम प्रभाव तो होंगे, हम प्रभाव लेंगे, लेकिन हमारा पैर हमारे देश की जमीन में बहुत गहराई से गड़ा हुआ है, हम विचलित होने वाले लोगों में से। वेद जो कहता है वही गांधी भी कहते हैं कि प्रभाव चाहे दुनिया में सद प्रभाव जहां से भी आता है, उसके लिए दरवाजे खिड़कियां बंद मत करो। गांधी जी बिल्कुल क्लियर है, इसलिए वो 11 पॉइंट का अपना कार्यक्रम लिखते हैं, और यहाँ पर हमारे जिन्ना जी जो है वो लगातार 14 पॉइंट विल्सन की नकल करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट आती है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है, क्योंकि उसमें वही बात कही जाती है जो फिर एक बार हमको धोखे से, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा 1929 में जो उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल थे बिरकिन हेड के जस्ट बाद लॉर्ड इरविन, उन्होंने हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए एक सी गुफा छोड़ दिया। अक्सर ये होता है, आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई भारतीयों को हम जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ताकि ये जो तथाकथित पूर्ण स्वराज की मांग चल रही है वो चली जाए पीछे, और अब ये लोग नई चीज में फंस जाए, और कांग्रेस उस जाल में फंस भी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 1928 में जब दिसंबर के महीने में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है जहां मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं, वहां पर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर अपने पिताजी के खिलाफ चले गए, और वहां पर जो भयानक स्थितियां उत्पन्न हो गई कि मजबूर होकर के डोमिनियन स्टेटस पर इनको टोन डाउन करना पड़ा। और नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, भारत को इस वक्त पूर्ण स्वराज की जरूरत है। अंग्रेज चाहते थे कांग्रेस के भीतर भी विवाद पैदा हो, मुस्लिम लीग के माध्यम से भी विवाद उत्पन्न हो, ताकि स्वतंत्रता तो बड़े दूर की बात है, ये लोग कोई आंदोलन ही इस देश में न कर पाए। इस बात को समझते हुए जब हम सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि की तरफ पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि गांधी को ये क्यों लगने लगा कि अब हमको इनके खिलाफ एक सरापा आंदोलन करना हो। अब एक छोटे मोटे आंदोलनों से अंग्रेज सरकार हमसे हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बागडोर को अब युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, और गांधी ने बहुत ही विवेकशीलता के साथ उस वक्त के जो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावित किया, और 1929 में जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू शोभित हुए। उनके सर पर जब उन्होंने उनको मेंटल दिया, एक बात कही कि आज मैं तुम्हारे सर पर ये ताज नहीं पहना रहा हूं, कांग्रेस की जो टोपी थी, कहा ये कांटों का ताज ऐसे समझना, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। खैर 1929 शायद भारतीय इतिहास में एक अमर हस्ताक्षर के रूप में आता है, और यही शायद बहुत सारे परिवर्तनों को आगे तय करेगा, आप अभी देखेंगे। तो 1929 में कांग्रेस की बैठक होती है, और इस बैठक में पीछे की सारी गतिविधियों को समझते हुए नेहरू ने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन अंग्रेजों को हमें हेड ऑन लेना होगा, और अब हमें डोमिनियन स्टेटस या हमको अंग्रेजी राज में हमको नौकरियों में रिजर्वेशन जैसी कोई चीज हमको नहीं चाहिए, न हमको अंग्रेजी राज में पार्टनरशिप चाहिए, न इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वी नीड आवर ओन गवर्नमेंट बाय आवर ओन पीपल बाय आवर ओन लॉज, एंड यू शुड गो हियर लॉक स्टॉक एंड बैरन, यू डोंट हैव एनी बिजनेस टू डू। इसलिए लाहौर कांग्रेस का वह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में इसलिए भी है क्योंकि न केवल इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, बल्कि इसमें अथराइज किया गया गांधी को कि अब आप ये जो तथाकथित डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया है इसके खिलाफ एक, और गांधी जी को भी ये लग गया था, क्योंकि
क्योंकि जब उन्होंने चिट्ठी भेजा मिस्टर इरविन को कि आप इस पर क्लियर करिए कि आप हमको डोमिनियन स्टेटस भी दे रहे हैं, देना हो तो दे दीजिए, हम ले लेंगे, लेकिन हमें क्लियर कट करिए। जब ब्रिटिश सरकार को यह पता लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके लिए इंसिस्ट कर रही थी, इनको बुला लिया और बुलाने के बाद ये बहुत डांटे गए वहां पर कि कैसे, किस अथॉरिटी से तुमने डोमिनियन स्टेटस का वादा कर दिया। और इसका जो दूसरा खुलासा क्या हुआ, जब आप तुलना करेंगे फिर 1927 में, तो 1917 में हमने कहा, फिर 1927 में घटना और भी घटती है मद्रास कांग्रेस के अलावा, जो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में बहुत खतरनाक मोड़ पैदा करती है। और वो खतरनाक मोड़ है साइमन कमीशन का भारत में आना। एक तरफ आप रौलट एक्ट देख लीजिए, जो काम रौलट एक्ट के समय में हुआ था, घुमा करके वही काम 1927 के साइमन कमीशन के आगमन के साथ होता है, जब ऑल व्हाइट कमीशन बनाया जाता है और कहा क्या जाता है कि यह कमीशन जाएगा और भारत में स्वराजी संस्थाओं की संभावनाओं का अन्वेषण करेगा। धन्य है कमीशन, जिस कमीशन में किसी भारतीय को, यहां तक कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हमेशा उपलब्ध रहते थे अंग्रेजों को, उनको भी उसमें नहीं रखा गया। भाई उनको भी रख लिया गया होता तो होता है भाई कोई एक इंडियन है उसमें, और बाबा साहब बहुत विद्वान थे, कानून के अच्छे जानकार थे, उनको भी नहीं रखा, और कांग्रेसियों को तो रखे जाने का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में भारतीयों को ये लगा कि ये तो हमारे आत्मसम्मान के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या हो सकता है, और इसका व्यापक विरोध हुआ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के एक जगमगाते हुए सितारे, एक महापुरुष लाला लाजपत राय का विरोध करते समय उनकी हत्या कर दी गई, उनको इस तरह से बुरी तरह से मारा गया। और उनका स्टेटमेंट भी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सर के ऊपर जो ये लाठियां चलाई जा रही हैं वो ब्रिटिश राज की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सही साबित हुई। लाला लाजपत राय जी का मारा जाना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया, और पूरे युवा वर्ग में बहुत उद्वेलन उत्पन्न हुई कि इसका कुछ न कुछ होना चाहिए। और आज जिस महानतम पुरुष की जन्म तिथि हमारे महान भगत सिंह जी, ये भी बहुत संजोग की बात है कि महान भगत सिंह के जन्मदिन के दिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी। ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। गांधी और भगत सिंह, कल ही अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने विद्यार्थियों के बीच में, दोनों ही एक ही उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते दिखते हैं। अब तो हमारा वेद भी यही बात कहता है, हमने बच्चों से भी कल कहा था कि वेद कहता है एको सद्विप्र बहुधा वदन्ति, यानी कि एक ही ब्रह्म तक पहुंचने के अनेकों मार्ग हो सकते हैं, उन्हें कहने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं। उसी तरह हमें अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो भगत सिंह का रास्ता भी पूज्य है और गांधी का रास्ता भी पूज्य, हमें इसमें विवाद करने की क्या जरूरत है। तो ये भारत का सौभाग्य होता है जब वह इंटेलेक्चुअल जायंट जो थे हमारे भगत सिंह, वो भी जीवित रहते हैं, और जिस तरह से वो नौजवान सभा जिसका गठन वो लाहौर में करते हैं 1928 में, और जिस तरह से 1929 में, और जिस तरह 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट जो एसोसिएशन HSRA का जो गठन होता है, इन सारे संगठनों की अगर आयु 10 साल और रह गई होती भारत में, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने ऑल इंडिया, बंगाल के क्रांतिकारियों को, बिहार के क्रांतिकारियों को, दक्षिण भारत के क्रांतिकारियों को, भगत सिंह इस तरह के विजनरी थे, उन सबको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद एक ऑल इंडिया संगठन खड़ा होता है जिसकी अध्यक्षता परम पूज्य चंद्रशेखर आजाद को दी जाती है। अगर वो संगठन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार नहीं होता जो लाला लाजपत राय जी को मार दिया गया और उसके बदले में इन्होंने आत्मोत्सर्ग किया, तो गांधी की लड़ाई बहुत आसान हो गई होती और भगत सिंह की लड़ाई भी बहुत आसान हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हुआ भगत सिंह के साथ, आप सभी जानते हैं कि उनको अनावश्यक फंसा करके और कंस्पिरेसी केस से जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद से उनको जानबूझ करके फांसी दे दी गई और वो महापुरुष हमारे सामने से चले गए। तो उनके जाने के पहले जब ये घटना घट गई लाला लाजपत राय की, तो उसके बाद से इसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर भी पड़ा, और गांधी को इस बात के लिए अथराइज किया गया कि अब आप अपनी टेक्निक चेंज करते हुए जो उचित समझिए भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कहिए। यह स्पष्ट हो चुका था कि अंग्रेज हमको, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी फाइनली आ गई कि जिसके माध्यम से तय हो चुका था कि वो किसी कीमत पे हमको डोमिनियन स्टेटस भी देने के लिए तैयार है। ऐसे में हम लोग करें क्या? तो हमने तो पूर्ण स्वराज का नारा भी दे दिया, और 26 जनवरी को पूरे भारत भर में स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के शपथ लिए गए। और सबसे सुखद पहलू इसमें यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस वक्त यूरोप में हुआ करते थे, और उन्होंने भी वहां पर 26 जनवरी मनाई, वहां पर भी लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने स्वतंत्रता की शपथ दिलाई। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता की शपथ का यह जो प्रस्ताव पारित हुआ रावी तट पर जब तिरंगा फहरा करके 31 दिसंबर 1929 को, तो इस प्रस्ताव का कितना दूरगामी महत्व था।
गांधी जी ने उसके बाद से, जैसा कि आप जानते हैं, कि लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा कि हमारी ये मांगे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि अंग्रेजों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वो हमारे नमक तक पर भी टैक्स लगा दिया। अब एक आम भारतीय जो कि जिसको सब्जी उस वक्त मिल पानी बहुत मुश्किल थी, वह व्यक्ति अब नमक से भी रोटी नहीं खा सकता। अंग्रेजों की हिमाकत तो देखिए। गांधी ने जब नमक आंदोलन की बात की तो कंफ्यूजन कांग्रेस में भी कम नहीं था। मोतीलाल जी ने कहा ये कौन सा आंदोलन है, ये जब इसके सफल होने की कोई चांस ही नहीं। लोगों ने दे ऑल स्टार्टेड मॉकिंग गांधी, ये सवाल ही नहीं उठता। फिर जो ब्रिटिश राज में चिट्ठियां यहाँ से भेजी गई, जो यहाँ के हमारे गवर्नर जनरल साहब, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो रिपोर्ट्स मंगाई, जो आज की डेट में सब पब्लिक डोमेन में है, उन सब ने कहा कि यह तो एक हास्यप्रद आंदोलन है, हम लोगों को बैठकर केवल गांधी के फेल होने का इंतजार करना चाहिए। इस आंदोलन में 10 लोग भी घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि नमक के खिलाफ कौन सा आंदोलन होता है। लेकिन गांधी ने अश्योर किया और एक पत्र लिखते हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष को लिखते हैं कि मुझे कहीं न कहीं से ऐसा विश्वास हो रहा है कि भारत की जनता शायद हमसे मिलना चाहती है, हमसे कुछ कहना चाहती है। और इस आंदोलन को शुरू करने के पहले आपको एक नया तथ्य मैं बताना चाहूंगा। नया क्या हो सकता है आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधी ने इस आंदोलन को शुरू करने के पहले दक्षिण भारत की यात्रा की और आंध्र प्रदेश में जाकर लगभग 160 गांवों में वो जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के बाद से वो आपके उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड से लौट उत्तरांचल जाते, फिर वहां से लौट करके वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। और इन तीनों जगहों से जाकर के दक्षिण, उत्तर और भारत के केंद्र, इन 3 जगहों से आकर के उन्होंने इस फीलिंग को लिया कि भारत अब शायद एक बृहत्तर आंदोलन के लिए तैयार है। और यही समय एक अच्छा जनरल गांधी जी को जब कहा सुभाष चंद्र बोस ने 1922 में कि आप जब भारत की जनता का उत्साह आकाश में था, उस वक्त आपने सडनली नाम ऑपरेशन को विड्रॉ क्यों कर लिया। तो गांधी ने कहा कि जो एक वाइज जनरल होता है, एक बुद्धिमान जो सेना नायक जो होता है, वह अपने पराभूत होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसके पहले वो विड्रॉ कर लेता है, ताकि वो फिर से अपने को एनर्जाइज करके, फिर से अपने को न्यू स्ट्रेटजी बना करके और हमला करके जीत जाए। तो अगर हम उस आंदोलन को लंबा खींचते तो परिणाम ये होता कि अंग्रेज जो चाहते थे हम उनके ट्रैप में फंस जाते, और फिर जनता के पास भी किसी भी आंदोलन में लंबे समय तक क्या करने की एक सीमा है। हम सभी जानते हैं जब छोटे मोटे आंदोलनों से हम लोग भी अपनी अपनी जिंदगी में जुड़ते, कभी टीचर्स हम लोग सैलरीज के लिए और कभी रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए, तमाम तरह की चीजों के लिए, खासकर यूपी में छोटे मोटे आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन जब कभी भी ये आंदोलन लंबा खींचता है, अब यहाँ पर भी फिर आकर के अगर हम देखें तो किस तरह से हम लोग का आंदोलन पैसिव रेसिस्टेंस की तरफ होता है। पैसिव रेसिस्टेंस में सारी मांग स्वार्थ से जुड़ी होती है। क्योंकि मैडम ने एक बहुत अच्छी बात शुरू में कहा, तो मुझे बार बार लगता है कि शायद इसको हमें सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह से इसके डिफरेंस को समझना होगा कि जो पश्चिमी जगत ने रेसिस्टेंस का मार्ग चुना, वहां पर व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ को लक्ष्य रखा गया। स्वार्थ क्या था कि हमारे वर्किंग आवर्स को कम किए जाए, हमारे जो रेम्यूनरेशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, हमारा जो एम्प्लॉयर है उसके पावर्स को कम किया जाना चाहिए, जो हमारा लेबर क्लास है उसकी एम्प्लॉय को अब उसके पावर्स को बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारा का सारा हम और हमारे में था। भारत में जो सत्याग्रह शुरू होता है वो पहला ऐसा आंदोलन शुरू होता है जहां पर लक्ष्य लोक मंगल, किसी व्यक्ति का स्वार्थ नहीं, और दूसरा कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसके प्रति घृणा या उसके विनाश की कामना। गांधी तो कहते हैं कि स्वतंत्रता की भारत से भी ज्यादा जरूरत इंग्लैंड को है, क्योंकि इंग्लैंड शायद अपनी ही आदतों का दास हो चुका है, जो उसे एक्सप्लॉयटेशन करने की, कॉलोनीज बनाने की जो आदत बन गई है, जिस कारण से अंग्रेज अपनी इस बुरी इच्छा का स्वयं दास हो चुका है। इसलिए भारत से ज्यादा स्वतंत्रता की जरूरत इंग्लैंड को है। गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरी बात कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कुछ वर्षों पर चलने के पहले मैं फिर कुछ लौटूंगा पीछे कि गांधी जी वास्तव में किस प्रकार का स्ट्रगल चाहते थे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से। तो गांधी जी की पहली चीज तो यह है कि वी हैव टू डेवलप आवर ओन इंडिजिनियस नैरेटिव। हमको स्वयं अपने देसी भाषा में अपने देश की मिट्टी से उपजी हुई नैरेटिव बनाना है। क्योंकि अब तक जो आंदोलन होते हैं, चाहे वो लेनिन के होते रहे हो, चाहे फ्रांस की क्रांति में होते रहे, चाहे अमेरिका की क्रांति में होते, वो उनके अपने टूल्स हैं, अपने मीन्स हैं, और वो इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि चाहे आप देख लीजिए तो चाइना में भी आंदोलन हो रहा है, वहां पर भी उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लेनिन ने इस्तेमाल किया। लेनिन ने कौन टेक्निक अपनाई, उसके पहले जो यूरोप में तमाम तरह, तो ये यूरोप का जो यूरोसेंट्रिक जो तरीका था, गांधी ने उसका विरोध किया। और वे बैक इन 1909 उन्होंने एक किताब लिखी जो हमें लगता है विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी, और नहीं होगी तो बहुत
जी। और गांधी हिंद स्वराज के माध्यम से भावी भारत के जिसमें भारतीयता हो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा खाता हमारे सामने खींचे, क्योंकि गांधी जानते हैं कि हम भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं, लेकिन फिर भारत में भी वही ब्रिटिश मॉडल की गवर्नमेंट रहेगी। बहुत ही हंसी मजाक में कहते थे कि हम अंग्रेजों से तो मुक्त हो सकते हैं, किंतु हमारी लड़ाई अंग्रेजियत से मुक्त हो रहा है। और हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अंग्रेजियत से ग्रस्त हो गए, सब कुछ जानने के बाद भी। इसीलिए बहुत कुछ जानने के बावजूद भी जो ज्ञान है और सूचना में फर्क है। हम सभी लोगों के पास सूचनाएं तो बहुत है, लेकिन हम सब लोगों के पास ज्ञान की कमी है। हम सब लोग नहीं कह सकते, लेकिन काफी लोगों के पास यदि ज्ञान होता तो स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद से, और या अब से ही सही, हम भारत में भारतीयकरण की तरफ एक सकारात्मक प्रयास करते जो गांधी कहते हैं। इसलिए गांधी सबसे पहले वहां की संसद पर सवाल उठाते हैं, गांधी वहां की डॉक्टरी पर सवाल उठाते हैं, वहां की वकालत के पेशे पर सवाल उठाते हैं। आज आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं, और हमारे सामने एक उदाहरण कोरोना क्राइसिस का भी है कि किस तरह से गरीबों के सामने चैलेंज आया कि हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, हाउ टू सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ डिवास्टेशन एंड पैंडेमिक। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पूरा हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है दैट इज वेस्टर्न। सेकेंड, हम एजुकेशन पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम सभी लोग से जुड़े। अगर हम गांधी के पार्लियामेंट पर विचार देखने की कोशिश करें तो गांधी जानते हैं कि भारत गांव का देश है, और यह पंचायतों के माध्यम से हजारों साल चलता है। मेटकाफ भी इसे कहता है स्मॉल विलेज रिपब्लिक के रूप में देखता है, और फादर कामिल हुल के भी इस चीज को महसूस करते हैं कि भारत में रामचरित मानस की लोकप्रियता का कारण क्या है। गांधी इन सारी चीजों को देख रहे हैं, और इस कारण से उनका मानना है कि भारतीय समाज को अगर हमें विकसित करना है तो हम भारतीयता के तत्व से मुक्त होकर के अगर किसी समाज की रचना करते हैं तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, और जिसके लिए वो उन साधनों का जो प्रयोग करते हैं वो पूरे के पूरे भारतीय, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि वो मुंडक उपनिषद से एक प्रेरणा लेते हैं जो कहता है नायनात्मा बलहीने न लग। कोई कमजोर व्यक्ति सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति का जो कमजोर होगा वह कभी भी इस दुनिया में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का मोक्ष अलग अलग होता है। विद्यार्थी का मोक्ष होता है सफलता, अध्यापक के लिए मोक्ष होता है अच्छा पढ़ाना, एक राजनेता का मोक्ष होता है अपने देश को एक उचित स्थान पर ले जाना। मोक्ष सबके अलग अलग है, लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आपके अंदर बल होगा। और गांधी ये जानते हैं कि बल को समझना होगा। गांधी पहले ऐसे राजनेता है 20th सेंचुरी की, ही वाज द फर्स्ट एंड आई थिंक ही इज द लास्ट राजनेता जो पावर का को एक रीडिफाइन करते हैं, और वो कहते हैं कि वास्तव में पावर जो है न तो सरकार की है न सॉवरेनिटी के माध्यम से स्टेट की है, बल्कि पावर बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड पीपल। तो सोशल रूट्स ऑफ पावर। तो कोई भी सामाजिक आंदोलन सफल तभी हो सकता है जब वह समाज उद्वेलित होकर के सामने आए, जब वह समाज अपनी मांग को करने के लिए स्वयं आत्मविश्वास से युक्त होकर आए। वह कौन आए? जो व्यक्ति सत्याग्रही होगा। सत्याग्रही कौन होगा? जिसके अंदर त्याग का भाव होगा, जिसके अंदर ग्रीड और नीड में एक बहुत बड़ा बैलेंस करने की क्षमता होगी, और जिसके लिए वो उसे निरंतर ट्रेनिंग करनी है। सत्याग्रही कोई एक दिन में कोई नहीं बन सकता। इसलिए गांधी ने समय लिया, और समय लेने के बाद से जब हम देखते हैं कि 1930 का समय आता है, अब हम लोग अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऐतिहासिक पक्ष पर ले चलते हैं। तो गांधी की चिट्ठी, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि गांधी ने अपनी वो चिट्ठी भेजी थी, और उनके सामने सत्याग्रहियों का एक पूरी फौज हमने बताया कि थी कि जिसको लेकर के वो इस्तेमाल कर सकते थे। गांधी की चिट्ठी का जो जवाब आना था वैसा ही आया। उसमें उनकी कोई मांग नहीं मानी गई, यहाँ तक कि नमक पर टैक्स वापस लेने का भी मांग नहीं माना गया। गांधी जी बहुत ही पवित्रता के साथ उनको 2 तारीख को चिट्ठी लिखे, 2 मार्च को, कि ठीक आज से 11 दिन बाद हमारा काफिला निकल पड़ेगा। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे मान का कुछ भी नहीं। गांधी 12 तारीख को यानी 12 मार्च सन 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अपने साबरमती आश्रम से करते हैं। 240-41 मील की यह जो यात्रा चलती है वह जाकर के 6 अप्रैल को समाप्त होती है। इस बीच में गांधी सैकड़ों गांवों से गुजरते हैं। हर गांव में रात्रि विश्राम करते हैं। ठीक सुबह 4 बजे उठना, चरखा चलाना, अपने तमाम समाचार पत्रों में जिसमें वो लेख लिखते थे, आप सभी लोग जानते हैं, हरिजन था, यंग इंडिया था। गांधी साइमल्टेनियस सारे काम करते थे। कोई काम वो एक काम छोड़ के दूसरा काम नहीं, हर काम उनका साथ साथ चलता था। अपार ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति थे। सारे इन अखबारों की संपादकीय लिखना, सूचनाओं को एडिट करना, और ठीक उसके बाद सुबह ही ग्रामवासियों का संबोधन, और संबोधन के तुरंत बाद गांधी की यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा चलती रही। डांडी मार्च के माध्यम से जो केटली में नमक बनाया गया
और उस लापरवाह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गई, क्योंकि जो वहां से जो धुआं निकला, केतली से जो भाप निकला, उस भाप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस तरह से जलाया। आप जानते हैं ना कि आग से आदमी जलता है तो बरनाल काम कर जाता है, लेकिन जब भाप से आदमी जलता है तो बरनाल वहां काम नहीं आ पाता। तो गांधी ने एक भाप क्रिएट किया जिसको शायद वो देख भी नहीं ठीक से पाए। और 6 अप्रैल सन 1930 का जो दिन दांडी मार्च में जो कुछ भी हुआ, उसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। और उस अध्याय का परिणाम क्या हुआ कि दुनिया में यह पहला आंदोलन था जो कि लगभग 20-22 दिन चलने के बावजूद भी नॉट अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। जस्ट कॉन्ट्ररी टू चोरी चोरा, आपसे जोड़िए, चोरी चोरा में गांधी फेल हो जाते हैं, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यह है कि गांधी वाज 100% सक्सेसफुल इन कंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द वायलेंस, नंबर 1। नंबर 2 कि गांधी का यह पहला आंदोलन है जिसमें गांधी शुरू से लीड करते हैं, अंत तक लीड करते हैं लगभग, और गांधी का यह आंदोलन सफल होता है क्योंकि सरकार विवश होकर के टैक्स जो साल्ट पर लगाती है उसे वापस ले लेती है। दिस वाज ए काइंड ऑफ विक्ट्री जो एक मैसेज पूरे देश में भेजता है कि भारतीय न केवल लड़ सकते हैं बल्कि भारतीय जीत भी सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जो उन्होंने हमारे अंदर डाला, और उससे भी बड़ी घटना घटी। इसको एक बड़े विद्वान ने बड़े अच्छे से लिखा कि गांधी से मिलने के लिए जब आते हैं, फिर अब ये आते हैं इरविन साहब मिलने के जाते हैं, तो गांधी जमीन पर बैठ के चरखा काट रहे हैं। और गांधी जब आते हैं तो बताते कि वो आने दीजिए उनको। तो कमरे में ये पहुंचते हैं इरविन साहब, तो गांधी जमीन पर हैं और पूरे कमरे में कोई कुर्सी नहीं। तो इरविन की तरफ देख के बोलते हैं कि मैं आपके लिए कुर्सी मंगाऊं क्या। अब आप सोचिए कि आप समझौते के लिए आए हुए हैं, तो आप कुर्सी पर क्या बैठेंगे। लॉर्ड इरविन का जमीन पर बैठना ब्रिटिश हुकूमत का भारतीयों के सामने सर झुकाने के बराबर था कि आप इक्वल पेडेस्टल पर नहीं, उनको आप धरातल पर उतार दिया। गांधी की जो सबसे बड़ी सफलता इस आंदोलन की थी कि एक अदना सा भारतीय जिसको रिप्रेजेंट करते हैं गांधी वाज ए काइंड ऑफ पॉलिटिशियन हु डीकंस्ट्रक्टेड द एलिटिस्ट थ्योरी। He was a man who was against the class character of politics. He was the first person, I think, in 20th century who brought masses to the center of politics. और इसलिए लॉर्ड इरविन का जमीन पर बैठना एक साधारण घटना हो सकती है, लेकिन यह हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी घटना थी और ब्रिटिश राज के लिए बहुत बड़ा करारा तमाचा था। समझौता होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है उसके पहले एक खेल और होती है इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि गांधी को फेल करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो इन लोग 1930 के लास्ट में ही बुला लेते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें जाते हैं, लेकिन जा करके भी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल ही कोई महत्व नहीं प्रदान करवा पाते। और अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि कांग्रेस के बगैर अगर कोई भी हम समझौता करते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो दैट इज मीनिंगलेस। गांधी इरविन समझौता के बाद से गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए, और इस प्रकार से यह जो आंदोलन चला था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा चला था, वो एक कंक्लूजन को पहुंचता है। अगर हम इसकी और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो फिर हम देखेंगे इसमें अंग्रेजों ने घात प्रतिघात जो किया, लेकिन वो आज के चर्चा का विषय नहीं होगा, बल्कि हम समझते हैं कि आई मस्ट कन्फाइन टू दिस पॉइंट ओनली कि दिस वाज द ओनली मूवमेंट जिसको गांधी शुरू से लेकर अंत तक लीड करते हैं। सफल होता है क्योंकि आप देखिए 1942 के आंदोलन में गांधी को आरंभ में ही गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में जो ही शुरुआत होती है 10 तारीख को गांधी गिरफ्तार करने में तैयार, इसलिए पूरा वो आंदोलन गांधी के अकेलों ने लड़ाई लड़ी है। देखो बहुत ही सफल आंदोलन हो था। और दूसरा अगर हम देखें तो 1922 में जब इनको चोरी चोरा के कारण वापस लेना पड़ता है, तो वहां पर भी गांधी के लिए वो एक असफल आंदोलन साबित होता है, क्योंकि वो कोई भी मांग, यहाँ तक जो वादा करते एक साल में भारत को स्वास्थ्य दे देंगे, वो भी वो नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वो किस तरह से एक प्रकार से सफल आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है। और फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि इस आंदोलन ने आमतौर पर ब्रिटिश राज को इतना मजबूर कर दिया कि 3 से 4 साल के भीतर ही उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना पड़ता है, और उसके बाद से वर्ल्ड वार शुरू होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इन सारी चीजों को हम जोड़ कर देखें, इस आंदोलन की महत्ता, उसका प्रभाव 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद से जो चीजें हमने
से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें ऐसे अवसर प्रदान किया। अब हमने कैसा बोला इस पे तो विद्यार्थियों से ही आपको फीडबैक मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं तो फीडबैक हम तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि विद्यार्थी निष्पक्ष भाव से इसका मूल्यांकन करेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि हम उनके साथ कितना न्याय कर पाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपका ये संबोधन इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, जिसको आपने अध्यात्म से और वेदों से, भारत की गीता से, सबसे जोड़ते हुए जो आपने रखा, वो वास्तव में सुनने योग्य सर। बहुत सुंदर आपने इसका वर्णन यहाँ पे किया। मैं तो अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। अब ओवर टू डॉक्टर लखेड़ा। थैंक यू मैम। आदरणीय चंद्र मोहन उपाध्याय जी द्वारा अभी जो गुरु पर्व व्याख्यान श्रृंखला में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वातंत्र समर में महत्व के संदर्भ में जो व्याख्यान दिया गया, ये सर बहुत ही हमारे लिए सारगर्भित और बौद्धिकता से परिपूर्ण, और जो आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए, जो वितरांत आपने सुनाए गांधी जी के बारे में, केवल आपने गांधी जी को ही केंद्र में न रख के भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व को भी जो है अपने एक ही शब्द में उकेर दिया। तो उसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि लोकमान्य तिलक जी का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, लाला लाजपत जी का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, चंद्रशेखर का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। सर मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, आज का भारत भी पढ़ा, रजनी पामदत्त जी की और विपिन चंद्र पाल की भी, लेकिन आपने जो बहुत सारे ऐसे तथ्य हमारे बीच में रखे, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठे हुए हैं के लिए बैठे हैं, और हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और उत्तराखंड के बहुत सारे महाविद्यालयों से हमारे फैकल्टीज़ मेंबर जुड़े हैं, और वो भी अब राजनीति विज्ञान विषय के हैं। तो सर जैसे ही मैंने विभिन्न ग्रुप में डाला तो तमाम लोग जुड़े, और आपका जो व्याख्यान रहा सर, जैसा कि अभी हमारे प्रचार महोदया डॉक्टर संगीता गुप्ता जी ने बताया कि आपने उन सब को समेटते हुए गागर में सागर भरकर जो है हमारे इस व्याख्यान जी 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 मैं एक शब्द बस करना चाहूँ, बहुत क्षमा के साथ, कि हमारे इस मतलब साथ जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं, उसके अलावा हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा जी जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत हैं, उसके अलावा हमारे एक विद्यार्थी तो हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर जा चुके हैं, इसलिए मुझे विद्यार्थी कहने में भी मुझे थोड़ी हिम्मत कम पड़ रही है। वो है डॉक्टर विमल कश्यप जी, जो है वो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको पढ़ाया हूँ, और मेरा सौभाग्य ये है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, जिसमें दिव्या यादव है और इसके अलावा हर्ष हैं, सुफियान है, अंकित है, विमल तिवारी हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि ये 2 फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, आदरणीय विमल कश्यप जी और संदीप मिश्रा जी, तो मैं सोचा कि आप लोग से इन लोगों का परिचय करा दूं। बस थैंक यू वेरी मच। जी आप सर। बोलिए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके विद्यार्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेवारत हैं, ये सर आप ही के ही विद्वता की वजह से ही मैं समझता हूँ कि वो लोग इतने ऊंचे इस तरह पहुँचे हुए हैं, और यहाँ आकर उन्होंने आपका मान तो रखा ही रखा, हमारे इस व्याख्यान माला का भी मान बढ़ाया है यहाँ पर अपनी उपस्थिति देकर। जहाँ तक सर आपके व्याख्यान में वो सारी बातें कही गई कि गांधी जी ने विशेष रूप से एक जो चोरा चोरी कांड में जो असफल हो गए थे हिंसा के माध्यम से, वो ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने शुरू में ही कहा था कि कोई भी अगर हमें अपनी बात मनानी है तो उसके लिए सविनय के साथ होना चाहिए, उसके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, और निष्कपटता होनी चाहिए, और छल भी नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी में वो चीज़ें देखने को मिली। और आपने बहुत सुंदर बात चाइना के संदर्भ में, यूरोसेंट्रिक के संदर्भ में, जो वहाँ के जो मूवमेंट चलते थे, उन मूवमेंट में एक तरह से अथॉरिटी थी, डोमिनेंट था, और एक कोर्सिव था वो, और एक सेल्फिशनेस था। लेकिन गांधी जी ने इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड करते हुए एक भारतीय संदर्भ में, भारत की आत्मा के संदर्भ में वो बात रखी, और वो सफल भी रहे। और जैसा कि आपने बताया कि चाहे हमारा 1935 का अधिनियम हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे हमें जो आज़ादी की हमें बहुत तेज़ी से मिला, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
और ये बहुत बड़ी बात सर कि लॉर्ड इरविन जो है गांधी जी के साथ जो है ज़मीन पर बैठते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि ब्रिटिश सरकार को जो है अपने स्तर पर उन्हें बैठाया। आपने एक पुस्तक का जिक्र किया था, ये हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज मेरे पास रखी हुई है सर। और गांधी जी ने जो 1909 में आपने चर्चा किया था, गुजराती भाषा में लिखा गया, और इसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को जो है उन्हें शैतानी सभ्यता के रूप में कहा, बताया, और भारत की आत्मा के संदर्भ में उन्होंने इसको उल्लिखित किया। और साथ ही जो आपने दांडी मार्च यात्रा की चर्चा की थी, तो आपने उत्तराखंड की बात कही, तो एक मेरे पास पुस्तक है गांधी जी की, मैं दिखाना चाहूँगा। और ये पुस्तक वो है जिसमें गांधी जी के साथ हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और संविधान से जुड़े स्वर्गीय ज्योतिराम कांडपाल जी, हमारे महाविद्यालय में अमृत महोत्सव हुआ था, उसमें भी उनका नाम काफ़ी बार आया, और गांधी जी के साथ खड़े हैं, और उन्होंने जो है ये पूरे उनके साथ यात्रा की, 240-41 मील की यात्रा। वो यहाँ से चुने गए थे, और उनके परिवार के बारे में बताया गया सर। उनकी पहली ट्रेनिंग हुई थी, जैसे आपने बताया कि उन्हें दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश बताया आपने, और उत्तराखंड बताया, उत्तर प्रदेश बताया। वो वहाँ गए और उन्हें बोला कि आप जो है भारतीयों के अंदर वो एक तरह से भाप है जो उनको हिला सकती है, दिख नहीं रही थी, जैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि आग तो दिख जाती नहीं, भाप दिखती नहीं है। तो वो उन्हें भापा, और उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ते हुए वो काफ़ी हद तक सफल रहे सर। सर आपका आना हमारे इस महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने विद्वता, और जो आप अखबार पढ़ते हैं सर, आपने जो हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस जो है, इतने अच्छे अखबार है, पढ़ते इतने अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो सब आपके सारगर्भित व्याख्यान में झलक रहा था सर। और बहुत ही मतलब आपने सटीक शब्दों में गागर में सागर भर के जो है हम सभी विद्यार्थियों को किया, लाभान्वित किया, और हम आपके सर हमेशा ऋणी रहेंगे, और भविष्य में भी हमें आपके उद्बोधन की, हमारे महाविद्यालय को विद्वतापूर्ण उद्बोधन की आवश्यकता होगी तो हम आपको जरूर संपर्क करेंगे हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय की तरफ से। और मैं विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं, विशेष रूप से हमारे बीच में सविना इस गुरु पर श्रृंखला में डॉक्टर कमलेश सक्टा जी संयोजक हैं। मैं उन्हें आग्रह करना चाहूँगा सर कि आप जुड़ें, और इस व्याख्यान श्रृंखला में आदरणीय हमारे बीच में आचार्य चंद्रमोहन उपाध्याय जी का स्वागत करते हुए इस गुरु पर व्याख्यान श्रृंखला के संबंध में आप अपने उद्बोधन के लिए आप आमंत्रित हैं सर। धन्यवाद। कमलेश सक्टा जी। धन्यवाद लखड़ा सर। आजादी के अमृत महोत्सव गुरु पर्व व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य में श्रद्धेय संगीता गुप्ता मैम, इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे डॉक्टर लखेड़ा सर, और विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोधार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, और इसी श्रृंखला में हम महनीय व्याख्यानों को भी आयोजित कर रहे हैं, जिसका सौभाग्य हम साक्षात देख रहे हैं। जैसा कि आज प्रोफेसर उपाध्याय सर के व्याख्यान में गांधी जी और उनके व्यक्तित्व के विषय में एक सारगर्भित यहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। मैं सर को बताना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय में मार्च माह से ही आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत छात्रों को, विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहन किया गया, नुक्कड़ नाटक खेले गए, और अन्य गतिविधियां जो शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा जो राष्ट्रवाद को और अधिक प्रबल बना सकती है, उन सारी गतिविधियों को पुरजोर कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यह व्याख्यान माला का आज पंचम पुष्प था। प्रथम दिन हमने भारत की समृद्धि में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का योगदान इस विषय पर संस्कृत विभाग के द्वारा बीएचयू के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी को सुना था। उसके बाद प्रोफेसर LM जोशी जी
नैनीताल विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वान हैं, उनको भी हमने सुना था द रोल ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इन द एविडेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद सर स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत तक भारतीय व्यक्तियों की यात्रा, प्रोफेसर मृगेश पांडे जी जो अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था, यह भी एक बहुत ही रोचक व्याख्यान था। इसके बाद हिंदी विभाग के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका, इस विषय पर प्रोफेसर अखिलेश द्विवेदी जी के द्वारा एक बहुत ही प्रभावपूर्ण व्याख्यान हमको सुनने को मिला। और आज सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वतंत्र समर, इस विषय पर हम सब आपके इस व्याख्यान को सुनने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद भी हमारे अन्य कई कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है और व्याख्यान अभी हमारे बीच में आयोजित होने हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है और पुनः ऐसे कार्यक्रमों में हम सर को आमंत्रित करना चाहेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर लकड़ा सर, अब कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद डॉक्टर कमलेश सक्टा जी। आपने गुरु पर्व व्याख्यान श्रृंखला के संदर्भ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में हमें अवगत कराया, हमारे मुख्य अतिथि को, मुख्य वक्ता को अवगत कराया। धन्यवाद सर। मैं आगे इसको बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को हमारे बीच में श्रीमती स्वाति मिल्कानी मैडम, सलाहकार IQAC शिक्षा शास्त्र, मैं आग्रह करूंगा मैम आप अपने डॉक्टर स्वाति मिल्कानी मैम अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में आचार्य चंद्रमोहन उपाध्याय जी द्वारा जो व्याख्यान दिया गया, आपके विचार हम इस व्याख्यान श्रृंखला के साथ जोड़ना चाहेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में डॉक्टर रुचिर जोशी जी, इस आयोजन समिति के सदस्य, मैं आग्रह करूंगा सर आप आदरणीय चंद्रमोहन उपाध्याय जी का धन्यवाद ज्ञापन देने कष्ट कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित और अध्यक्षता कर रही प्राचार्य में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय सर और सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हमारे विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आज ये आयोजन जो हमारा चल रहा लगातार, उसमें उसी की एक अगली कड़ी में हम ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और हमारे जो मुख्य वक्ता रहे सर चंद्रमोहन उपाध्याय सर, उन्होंने जिस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को रेखांकित किया, वो वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली रहा, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा जिसको न लेते हुए उन्होंने अपने व्याख्यान को इस तरह का केंद्रीभूत किया कि हमें उसके सविनय अवज्ञा से जुड़े हुए सभी पक्षों का बड़ा अच्छी तरह से उसको समझने में हमें मदद मिल सकी, हमारी छात्र छात्राओं को उससे कुछ सीखने में मदद मिल सकी। उन्होंने बड़ा जो सविनय अवज्ञा, इन दो शब्दों के बीच में जो अंतर विरोध है उसको बड़ी अच्छी तरह बताया कि किस तरह हम उससे सीख सकते हैं कि हमें अगर अवज्ञा भी करनी है, आज के भी युग में अगर हमें किसी भी कोई चीज हमें अपनी चेतना से ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत होगी और उसकी हमें अवज्ञा करनी है, तो किस तरह विनयशीलता के साथ साथ हम उसको हासिल कर सकते हैं और बड़े से बड़ा कार्य भी हमारा सिद्ध हो सकता है अगर हम विनयशील रहें। दूसरी बात उनके जो उद्बोधन में बहुत महत्वपूर्ण मैंने समझी वो ये थी कि
कभी भी शांति को किसी की कायरता नहीं समझना चाहिए, बल्कि शांति ऐसा गुण है या जो दिखाता है कि व्यक्ति कितना ज्यादा उसमें सहन करने की क्षमता है, वो कितना जूझ सकता है, उसमें चुनौतियों को किस तरह से किस तरह से वो चुनौतियों का सामना कितनी अच्छी तरह से कर सकता है। गांधी जी के उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने हमारे जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसे एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। और हम सभी जानते हैं कि हम अपनी इच्छा से ही परतंत्र और अपनी इच्छा से ही स्वतंत्र होते हैं। तो गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने यह बताया हमें कि हाँ, हमारा उद्देश्य स्वतंत्र होना है, और जिसकी परिणति हमने आजादी के रूप में हमें हासिल हुई, और आगे भी हमें उस आजादी को अक्षुण्ण रखना है, बनाए रखना है। तो हम उसके लिए काम करते रहेंगे। विशेष रूप से मुझे मेरा ये छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो इस आंदोलन की जो सर ने इतनी बारीकियां बताई, तो उससे हम सीखें, प्रेरणा लें और आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ साथ ही हमारे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कमलेश सक्ता सर, संस्कृत विभागाध्यक्ष, सह संयोजक डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, श्रीमती स्वाति मेलकानी, सलाहकार IQAC, और सभी विभिन्न महाविद्यालयों से और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए छात्र, शिक्षकगण, सभी का जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं अपने राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष लखेड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने चंद्रमोहन उपाध्याय सर से संपर्क स्थापित कर इतना बढ़िया जो बातें हमें सुनने का अवसर मिला उन्हीं के प्रयासों से, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी प्राचार्य मैम का कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है, और उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस तरह के कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित कर पा रहे हैं और आगे भी आयोजित करते रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रकाश सर, मुझे 1 मिनट और बोलने का अनुभव मतलब आज्ञा दीजिए। पहली चीज तो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी मतलब बड़ी बहन की तरह से हैं और मतलब आपके महाविद्यालय की प्राचार्य हैं, मतलब कितने आप अच्छी हैं मैडम, की मतलब थ्रू आउट आप पूरे डिस्कशन में बैठी रही। हमने तो बहुत सारे जगहों पर देखा है कि किस तरह से लोग बीच में ही छोड़ चले जाते हैं, और ये व्यस्तता के कारण भी होता है। ऐसा नहीं है कोई आदमी जो है वो जानबूझ के चला जाता है, लेकिन आप प्राचार्य हैं और उसके अलावा आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, और थ्रू आउट इस कार्यक्रम में आप बैठी रही। तो मैं तो पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से आभार। और अवसर तो जो दिया हमको हमारे प्रकाश साहब, वो तो ठीक है, लेकिन उस अवसर अगर न मिला होता तो मैं आप व्यक्तित्व को कैसे जान पाता। सर मैं आपको धन्यवाद दूंगी। हाँ, तो आप हमारे साथ जुड़े, आपने किस तरह से रखा, ये मेरे छात्र छात्राओं, मेरे जो प्राध्यापक गण हैं, उनको भी ये चीज सीखनी चाहिए कि किसी वक्तव्य को कितने अच्छे प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स के साथ, लगभग जो भारत के वेद उपनिषद और जो यहाँ का दर्शन है, उसको जोड़ते हुए जो आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ रखा है, प्रेरणादायी है सर। मैं आपको हृदय से नमन करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अगर ये आभासी पटल पे डॉक्टर लखेड़ा नहीं लाए होते तो हम आपको कैसे देख पाते, आपकी बात हम कैसे सुन पाते, और मेरे विद्यार्थी यहाँ पे जो जुड़े हुए थे या मेरे प्राध्यापक गण, वो आपको कैसे सुन पाते। फिर से आपको हृदय से धन्यवाद, डॉक्टर लखेड़ा को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और सर हम तो बने ही कॉलेज के लिए, तो हर समय उन्हीं के साथ रहना है सर, अच्छा लगता है कॉलेज के काम में मेरे को साथ रहना है। धन्यवाद मैम। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आदरणीय डॉक्टर संगीता गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी का धन्यवाद देने की कृपा कीजिए। धन्यवाद आपकी मैम, आपकी डॉक्टर लखेड़ा, इस कार्यक्रम की समापन करने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय अब परमिशन नहीं दे रहा है,
और भी अन्य कार्य करने हैं, तो मैं इसकी समाप्ति की घोषणा करती हूँ और डॉक्टर